नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पे। मनोविज्ञान साइकोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाला है। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही उठाने वाले हैं। ये मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ, स्पेशली साइकोलॉजी के लिए। अगला जो टॉपिक है मनोविज्ञान के अंतर्गत वो है अधिगम के सिद्धांत। देखिए, अधिगम के नियम, अधिगम क्या होता है, अधिगम के महत्वपूर्ण कथन, उस तरह की जो वीडियो पूरी बनी हुई है। अधिगम के चरण क्या है, किससे प्रभावित होता है, वह सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो में बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग अधिगम को ख़त्म करने के कगार पे आ चुके हैं और अधिगम के सिद्धांत की तरफ बढ़ने वाले हैं। सिद्धांतों में भी कुछ चीज़ें हैं जिसको भी हम समझेंगे, तो प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हो पहले तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सफलता ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से आप लोगों को, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो अधिगम के सिद्धांत। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है अधिगम के सिद्धांत में, तो सीखने के सिद्धांत जो हैं वो दो प्रमुख वर्गों में बांटे जा रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहली बात यही है कि अधिगम जो है वो दो हिस्सों में बटेगा। एक व्यवहारवादी जो सोच वाले हैं उसमें बटेगा, और एक संज्ञानात्मक जो सोच वाले हैं वो। तो दो सिद्धांत होंगे, एक व्यवहारवादी सिद्धांत होंगे, एक होंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये दो अलग प्रकार के पहले तो यहाँ बट जाएंगे। मतलब अधिगम के सिद्धांत दो हिस्सों में बटने वाले हैं, व्यवहार में और दूसरा संज्ञान में। ध्यान रखिएगा, पहली चीज़, दोनों के संज्ञानात्मक कौन कौन है और व्यवहारात्मक कौन है और संज्ञानात्मक कौन है, कैसे बटे हैं, ये पहली वीडियो में समझाया, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि अलग अलग क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, व्यवहारवादी सोच वालों की बात करेंगे कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो है क्या। संज्ञानात्मक को अगली वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच या रूप में स्पष्ट करते हैं, और इसको हम कभी कभी अन्य नाम से संबंधवाद के नाम से भी पुकारते हैं। तो आज हम लोग व्यवहारवाद के बारे में शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के जितने भी हमारे सिद्धांत हैं अब उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको सिद्धांतों को कैसे याद करना है उनको ध्यान से सुनते चलिएगा। सिद्धांत आपको याद करने हैं इन साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों के नाम से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, एक अपना थ्योरी दी है, लेकिन उस थ्योरी को और अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। तो थ्योरी एक है, याद रखिएगा, लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। तो अगर आप बहुत सारे नाम याद करने जाएंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको इस मनोवैज्ञानिक का नाम पहले याद करना है, फिर आपको इन जो बाकी जो थ्योरीज दी हैं उसकी तरफ बढ़ना है। समझते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉर्नडाइक जिसको भी कहते हैं, उनके हम वैज्ञानिक जो हैं इनको हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, जिन्होंने 1911 में एक एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो एक पॉइंट यहाँ से आपको मिल गया, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। इनको प्रथम मानव व्यवहारवादी तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम प्रतिपादित किए हैं। आपने नियम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, नाम याद रखना है, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत। और किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, तो भूखी बिल्ली पर उन्होंने किया था। देख लेते हैं भाई क्या पूरी पहले थ्योरी थी, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को कैद किया तथा पिंजरे को जो का गेट लीवर के दबाने से खुले, ऐसी व्यवस्था की। आप देख सकते हैं फिगर में अच्छे से। बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करने लगी। उछल कूद करने के दौरान बिल्ली का पांव भूल से लीवर पर पड़ गया, जिससे पिंजरे का गेट खुल गया और भूखी बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया। इस प्रकार बिल्ली लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार, अब देखिए कहानी सबको पता है, लेकिन होता क्या, अब समझिए ध्यान से। थॉर्नडाइक के अनुसार
भूख एक उद्दीपक नहीं है, उद्दीपक ना होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना है। देखिए, आप उसको उद्दीपक भी समझ सकते हैं, आप उसको एक स्वाभाविक उत्तेजना भी समझ सकते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने उसको उद्दीपक नहीं माना। आगे जो मनोवैज्ञानिक आएंगे वो उसको उद्दीपक मानते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक उसको उद्दीपक न मानकर क्या कह रहे हैं, एक स्वाभाविक उत्तेजना है। मतलब कि भाई भूख लगेगी तो आप छटपटाओगे, खाना देखकर आपका मन नहीं हो रहा है, भाई भूख लगी है इसलिए आपका मन हो रहा है, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, आंतरिक उत्तेजना है और एक आंतरिक ऊर्जा बल भी है। क्योंकि जब भूख लगेगी तो फिर चाहे ऐसा नहीं है कि आपने केक देखा तो ही आपको खाने का मन होगा, अगर आपको भूख लगी है तो सामने अगर रोटी सब्जी रखी है तो भी आप छटपटाओगे क्योंकि आप भूखे हो। तो वो एक आपका स्वाभाविक उत्तेजना है। आंतरिक ऊर्जा बल है, प्रणोदन है या चालक है, जबकि भूखी बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया है तथा भोजन की गंध एक उद्दीपक है। तो उन्होंने कहा कि जो गंध है वो उद्दीपक है, जो खाना है वो जो आपकी जो छटपटाना है वो एक तो नेचुरल फिनोमेना है, स्वाभाविक उत्तेजना है, वो तो उसमें होनी ही है, क्योंकि वो तो भाई भूखी है तो चाहे सामने कुछ भी हो वो खाने की तरफ भागेगी, ये इनका कहना था। अब थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के अन्य नाम, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि थ्योरी वही है, बिल्ली ही वही है, खाना भी वही है, लेकिन नाम अलग कर दिए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको रट लेना आप लोग को। तो आप लोग कैसे याद करेंगे कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं, तो यह सभी सिद्धांत उन्होंने ही दिए हैं। पहला नाम तो आप पीछे देख चुकी हैं, दूसरा नाम देखिए, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एफर्ट्स एंड एरर, ये दिया है। आबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर थ्योरी के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन आपको सारे याद रखने हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। हर्ष व दुख का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। और आपका आवृत्ति का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत और सीखने के सिद्धांत के नाम से भी ये जानी जाती हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको नोट करते चलिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा। इसको प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, आबंध का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, संयोजनवाद, हर्ष व दुख, आवृत्ति, संबंध और सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं। व्यवहारवाद सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, आपने जो अभी ये पढ़ा तो ये एजुकेशन सिग्निफिकेंस कहाँ है, शैक्षिक महत्व कैसे इसका होता है, अब वो देख लेते हैं कि भाई पढ़ाई में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो थॉर्नडाइक के नियम का शैक्षिक महत्व इस प्रकार है। विद्यार्थी असफलता से सफलता प्राप्त करता है, ठीक, पहले असफल हुआ, 15 बार कोशिश की, फिर सफलता की तरफ बढ़ेगा। इस नियम के अनुसार विद्यार्थी अनुभव से सफलता प्राप्त करता है। उसने अनुभव किया, एक बार पैर रखा, 2 बार पैर रखा, करते करते यहाँ से यहाँ सफलता मिली, फिर यहाँ सफलता मिली, फिर वो जान गया, अनुभव हो गया कि सफलता उसको कहाँ से मिलने वाली है। विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है, भाई खुद से कर रहा है तभी सीखा, बताया नहीं किसी ने उसको। कोई भी विद्यार्थी अभ्यास से ही सीखता है। विद्यार्थी निराशा से आशा की ओर बढ़ता है, तभी उसको क्या हर्ष का सिद्धांत भी कहा गया, याद रखिएगा। तो ये हैं उसके सिग्निफिकेंस, सिद्धांत के जो महत्व हैं, क्या है शैक्षिक महत्व, ये भी आपके सामने आ गया। उसको अलग अलग नामों से क्या जाना जाता है वो भी आपके सामने आ गया, और क्या था उस पूरी प्रोसेस में वो भी आपने बड़े ही प्यार से समझ लिया है। आगे बढ़ जाते हैं पावलोव का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो पावलोव के सिद्धांत को आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, तो इन्होंने एक कुत्ते पर, एक डॉग पर इन्होंने सिद्धांत दिया था, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन शब्द दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि 90% अनुबंधन का मतलब हमारे कौन है, पावलोव ही होते हैं। एक जगह और आपको दिखेगा तो बता दूंगा, जहाँ भी दिखेगा आप लोगों को परेशान मत होइएगा, लेकिन 90% कौन, हमारे पावलोव। क्या है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। और अनुबंधन मतलब कंडीशन जिसको कहते हैं, में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर उद्दीपन लिया जा रहा था, वहाँ पर एक कहा जाता है कि वो उसका एक स्टिमुलस होना ही है, नेचुरली होना है, लेकिन यहाँ पर उद्दीपन माना गया। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है, मतलब इस उद्दीपन की वजह से ही वो कार्य करता है। यहाँ पर पावलोव के अकॉर्डिंग ये चीज़ थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, वो उद्दीपक नहीं था, वो उसका
खुद का नेचुरल फिनोमेना था, खुद से वो होता है, तो यहाँ पर अंतर समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट है भैया, तो मनोवैज्ञानिक, अब एक बार कुत्ते को फोटो को अच्छे ध्यान से देख लीजिए ताकि आप जब उसको पढ़ें तो आपको जरा अपनी एक क्लियर इमेज बनती चली जाए कि क्या हुआ है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने के पहले घंटी बजाई तथा यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। जैसे ही खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाती थी। उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो भी कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी है। तो देखिए, सहज संबंध भी आ गया, आपने देखा। एक नाम आया था शास्त्रीय अनुबंधन, ये नाम भी याद आ गया। नाम आगे से बताए जाएंगे, परेशान मत होइए। तो पावलोव का प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है? एक नेचुरल स्टिमुलस है, जिसे अनुबंधित उद्दीपन मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब देखिए, वहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया ही कहा गया था, याद करिए थॉर्नडाइक ने। लेकिन उनका क्या कहना है कि नहीं 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 भाई, कुत्ते को अगर खाना दिखा दें तब अगर उसके मुंह में लार आती है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन घंटी बज जाए तो वो उसका उद्दीपक है, तो जिसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक कहा गया है। अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजा दी जाए तो लाराना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है। इस सिद्धांत को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अध्यापक के आने पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं है और मॉनिटर कक्षा में ये बोल के गुरुजी आ रहे हैं तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, तो अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है। बहुत ही प्यार से समझाया गया है। तो आई होप यहाँ पर आपको बड़े ही प्यार से क्लियर हो गया होगा कि अगर टीचर खड़ा है तो वो उसका स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन टीचर खड़ा नहीं है, केवल बच्चे ने ये कह दिया, मॉनिटर ने ये कह दिया कि टीचर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तब वो स्वाभाविक नहीं है, तब वो उसकी अस्वाभाविक है कि अरे अब सर आने वाले हैं तो चलो पहले से ही शांत हो जाते हैं। बात बहुत क्लियर हो गई होगी। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठ के आता है। तो अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो अपने कॉपी में इनको नोट करते चलिए, महत्वपूर्ण है सारे के सारे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत और आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। अब शिक्षा में अनुबंधन सिद्धांत का अनुप्रयोग कैसे होता है देख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या उसका यूज होता है? तो यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों में प्रशिक्षण में सहायता करता है। इस सिद्धांत के उपयोग से मंद बुद्धि बालकों में अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, याद रखिएगा, मंद बुद्धि बालकों की जब बात आएगी तो आप पावलोव की तरफ ही जाएंगे, ये ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। तो जब आपने नोट्स बनाइएगा तो मंद बुद्धि उसमें लगाकर एक थोड़ा सा नोट जैसा स्टार बना लीजिएगा कि ये यहाँ पर आएगा। यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में तथा बुरी आदत को छुड़ाने में सहायता करता है और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। अगले हमारे स्किनर, ये सारे व्यवहारवाद के अंतर्गत ही चल रहे हैं, याद रखिएगा। अगले आते हैं हमारे स्किनर। स्किनर का क्या है देख लेते हैं भैया। तो इन्होंने 2 जानवरों पे किया था, दोनों देख लेंगे। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तो जहाँ भी क्रिया प्रसूत आए कहाँ तुरंत चले जाएंगे? हमारे स्किनर साहब के पास चले जाएंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, यह सिद्धांत फ्रेडरिक स्किनर द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। B.F. स्किनर 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। सब बकवास की बातें हैं। स्किनर ने अपनी पुस्तक
टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। याद रखिएगा, इनकी किताब एक और आ चुकी है, मतलब एक किताब थॉर्नडाइक की थी, दूसरी किताब आपके सामने आ चुकी है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिए हैं। तो माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा, स्किनर बाबा के द्वारा। अब देखते हैं स्किनर का चूहे पर प्रयोग क्या था। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिससे चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। चूहे के विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया है और उसे भोजन की प्राप्ति होना उसका स्टिमुलस है। मतलब यहाँ पर भी खाने को स्टिमुलस का रूप बताया गया है, उद्दीपक का रूप बताया गया है तथा प्रोत्साहन है, इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित है। याद रखिएगा कि यह निष्कर्ष है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है वो उद्दीपक पर नहीं है, वो उसके अनुक्रिया या उसके रेस्पॉन्स पर फोकस करेगा। तीनों में अलग है, ध्यान रखिएगा, बताते चल रहा हूँ कि कहाँ पर अंतर है। यदि किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी को जब अंक प्राप्ति या किसी कार्य को करने पर इनाम दिया जाता है तो प्रशंसा की जाती है, तो उसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर चूहे को खाना मिल रहा है तो वो उसके लिए क्या है, शक्ति बढ़ाने का एक कार्य है कि अब तेज कार्य करो क्योंकि भैया मुझे खाना मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्किनर का कबूतर पर प्रयोग भी था। तो कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो जाता था। हो सके कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता तो उसको दाने की प्राप्ति होती थी। तो ये भी याद रखिएगा, दो उन्होंने अलग अलग सिद्धांत किए हैं। एक सिद्धांत उन्होंने चूहों पर किया है और एक दो जो सिद्धांत हैं वो जो हैं उन्होंने हमारे कबूतर पर किया है। अब क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण, रट्टे चलना है। पहला नाम नैमित्तिक सिद्धांत, एथिक्स थ्योरी भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अब देखो यहाँ याद रखना, यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया है, पिछले वाले में भी ऐसे ही कुछ था, दोनों में अंतर समझ के चलिएगा। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है और इनको नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जैसी आपकी मर्जी हो। स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन मतलब क्रमादेशित निर्देश में निम्न घटक भी कुछ शामिल थे, देख लेते हैं। तो व्यवहारिक उद्देश्य, अनुदेशन के छोटे खंड, सूक्ष्म शिक्षण, स्वपदानियमन, प्रश्न पर शिक्षार्थी की सक्रिय प्रतिक्रिया, इस तरह की चीज़ों पर और तत्काल प्रतिक्रिया पर इन्होंने अपने घटक रखे थे। इनकी ये महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी देखते चलिएगा, कहीं से भी पेपर बन सकता है। आगे देख लेते हैं, अगले हैं हमारे हल। हल बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इनका सिद्धांत के नाम बस याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने पुनर्बलन पे सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत क्लार्क एस हल के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक है। आपको आवश्यकता है, आपको भूख लगी है तो ही आप उसकी तरफ जाएंगे। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है जिससे अधिगम की दर भी कम होने लगती है। सही बात है, जब हमको खाना मिल जाता है फिर दोबारा हम खाने की तरफ नहीं बढ़ते हैं। क्लार्क एस हल के अनुसार यदि थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी, अब देखिए उन्होंने थॉर्नडाइक पर कुछ बोला है, ध्यान से देखिएगा। यदि थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली को भोजन दे दिया जाए तो वह उछल कूद करना बंद कर देती है तथा उस पर बाह्य उद्दीपक का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्ली की आवश्यकता भोजन को बिल्ली के लिए चालक है, इसकी पूर्ति होते ही बिल्ली का अधिगम करना बंद हो जाता है। क्लार्क एस हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया और कहा, ध्यान रखिए इन्होंने आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करता है वह उसे आसानी से सीख लेता है, जो कि सच्चाई भी है। तो सबने सीखने पर ही बात कही। कोई कहता है कि वो उद्दीपक है,
कोई कहता है कि आवश्यकता के हिसाब से है, कोई कहता है कि वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो तो उसे करना ही था। तो सबने अपनी अपनी बातें करी हैं। पुनर्बल सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं। तो चालक न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, 10 बार बोल चुका हूँ, रट के चलते चलना। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे इनका नाम कॉपी में लिखते चलिए। पुनर्बल सिद्धांत का महत्व देख लेते हैं अब। शैक्षिक महत्व क्या है? तो यह सिद्धांत बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बालकों की क्रिया तथा आवश्यकता में मध्य संबंध होना चाहिए। अधिगम बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण व्यवहारवाद के अंतर्गत अधिगम पर जिन लोगों ने अपनी बातें कही हैं वो हमने सभी को थ्योरी वाइज इंक्लूड कर लिया है और बड़े ही प्यार से उनकी हमने थ्योरी भी समझ ली है। आई होप आपको ये कंटेंट ज़रूर पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी व्यवहारवाद के बाद संज्ञानात्मक की बारी बची हुई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें एक दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। मेरे चैनल पे मुझे व्यूज़ या फिर मुझे वॉच आवर से मतलब नहीं है, लाइक से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंच जाए, भले ही मुझे वो 4 वीडियो में ही ख़त्म करना पड़े। बाकी इधर उधर की बातें ख़त्म, सिर्फ मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी ख़त्म हो ताकि फिर आपके लिए क्या चालू कर सकें, हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज़ चालू कर सकें। और जो मेरे सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए मैं लाइव टेस्ट भी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो भी लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं पहले तो उनको थैंक्स, ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, उससे थोड़ी सहायता मिलती है और आप लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करने में भी सहायता मिलेगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यारे चैनल को देते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।